नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने परिवार अविनाश ग्लोबल स्टडी में आपका स्वागत है। कल हमने चर्चा किया था वैदिक सभ्यता के बारे में। वैदिक सभ्यता में आर्य शब्द का अर्थ बता दिया था मैंने, और वैदिक काल कितने भागों में बांटा गया ये सब बता दिया था मैंने। आज हम बात करेंगे उसके आगे। तो वैदिक सभ्यता, जो कि वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया था, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल, इसका समय था 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और इसका समय था 1000 से 600 ईसा पूर्व तक। ऋग्वैदिक काल की जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है, और उत्तर वैदिक काल की जानकारी हमें सामवेद और यजुर्वेद तथा अथर्ववेद से मिलती है। अथर्ववेद से मिलती है। ऋग्वेद के बारे में मैंने पढ़ा दिया था। ऋग्वेद में क्या क्या था? ऋग्वेद में 1028 सूक्त थे, ठीक, और 10,482 10,462 थे। इसमें ऋचाएँ थी, 10,462 ऋचाएँ थी। और इसके बाद इसमें इसके 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था की बात की गई थी। 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था। 10वां मंडल सबसे बाद में जोड़ा गया था। वर्ण व्यवस्था क्या थी आपको हम बता दें। वर्ण व्यवस्था में जो 4 जातियों के हिसाब से भारतीय समाज को बांटा गया था, जिसमें जो ब्रह्मा के मुख से निकला था ब्राह्मण, और भुजाओं से क्षत्रिय, और जांघ से वैश्य तथा पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई थी। अब उस समय किसी का कोई मत रहा होगा जो जिसने मत रखा है। बाकी इतनी भी जानकारी हमें यहाँ से मिलती है। इसमें गंगा का उल्लेख 1 बार मिलता है और यमुना का उल्लेख 3 बार मिलता है। इसके तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र की, जो तीसरा मंडल है, तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख होता है। गायत्री मंत्र का उल्लेख, इसकी रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने, ऋषि विश्वामित्र ने इसकी रचना की थी। तो इससे साफ जाहिर है, जब इसके गायत्री मंत्र की रचना की थी तो तीसरे मंडल की भी रचना ऋषि विश्वामित्र ने की थी। अब इसके बाद हम बात करेंगे, इसमें जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को अमाजू कहते थे। और इसकी जो प्रमुख फसल थी जौ थी। इसमें जो एक है सत्यमेव जयते, मुंडको उपनिषद से लिया गया है, ठीक, और इसी ऋग्वेद से अस्तोमा सदगमय लिया गया है, ठीक। अस्तोमा सदगमय इसी से लिया गया है, अस्तोमा सदगमय। यहाँ ये तो हो गया, इसको हमने बता दिया था। अब हम इसमें बात करेंगे वेदों की संख्या कितनी है। वेद हैं 4। कौन कौन से वेद हैं उनके बारे में जानेंगे। ऋग्वेद, सामवेद, दूसरा आपका सामवेद, तीसरा यजुर्वेद, चौथा आपका अथर्ववेद है, जिसमें सबसे पुराना वेद है आपका ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद है, ठीक, जिसमें ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। और इसमें ऋग्वेद में होता क्या था? ऋग्वेद में मंत्रों द्वारा जो देवताओं का आवाहन किया जाता था। और इसका जो उपवेद है, इनके सबके बारे में बात करेंगे। ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। अब इसके बाद इसी प्रकार से हम तीनों वेदों के उपवेद की बात करेंगे। अथर्ववेद का भी उपवेद के बारे में बात करेंगे। जो आपका ऋग्वेद है, इसका उपवेद आयुर्वेद है। और ऋग्वेद के बाद सामवेद का मतलब होता है उद्गाता, ठीक, इसका उपवेद है गंधर्व वेद। और इसके बाद धनुर्वेद, ठीक,
सामवेद का उपवेद है गंधर्व वेद। और इसके बाद हम बात करेंगे यजुर्वेद की। यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद। क्या है? धनुर्वेद। अब धनुर्वेद के बाद बात करेंगे अथर्ववेद की। अथर्ववेद का उपवेद है शिल्पवेद। ठीक, इसमें हम ऋग्वेद के बारे में आपको बता चुके हैं। सामवेद, सामवेद का मतलब होता है गायन, गायन द्वारा देवताओं की स्तुति करना। और यजुर्वेद, यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद, यजु शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। और इसके बाद अथर्ववेद, अथर्ववेद का उपवेद है शिल्पवेद। इसमें अथर्ववेद में क्या पाया गया है? अथर्ववेद में जो टोना, टोटका और वशीकरण का उल्लेख किया गया। टोना, टोटका और वशीकरण का उल्लेख किया गया। ये आपका ऋग्वेद आ जाएगा ऋग्वैदिक काल में। ये आपका आ जाएगा ऋग्वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल। और इसके बाद ये जो तीनों आ जाएंगे आपके उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में, जिसमें से आपको साफ साफ नजर आ रहा है जो अथर्ववेद है, अथर्ववेद में टोना, टोटका और वशीकरण का उल्लेख किया गया है। यह कौन से काल की बात है? तो टोना और टोटका वशीकरण का जो उल्लेख किया गया है यह उत्तर वैदिक काल की बात है। उत्तर वैदिक काल में जो अथर्ववेद था इसमें इन सब का उल्लेख किया गया है। ठीक, अब इसके बाद हम बात करेंगे, वेद हो गया आपका। वेद के बाद मंडल की संख्या कितनी है? 10। इसमें मंडलों की संख्या कितनी है? 10। और 18 पुराणों की संख्या है। कितनी है? 10 मंडल है, 18 पुराण है और 108 उपनिषद है। उपनिषदों की संख्या 108 है। ठीक, इतना होगा यहाँ पे। वेद 4 प्रकार के हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, सामवेद का गंधर्ववेद है, यजुर्वेद का धनुर्वेद है और अथर्ववेद का शिल्पवेद है। और यजुर्वेद में इसका उपवेद धनुर्वेद है। इससे आप दिमाग लगा सकते हो कि इसमें धनुर्विद्या से संबंधित चीजें हैं। इसमें युद्ध का वर्णन है। अथर्ववेद में टोना, टोटका और वशीकरण का वर्णन है, जो कि ऋग्वेद में मैंने आपको बता दिया सबसे पुराना वेद है। इसमें 1028 जो आपका श्लोक है, 10,462 ऋचाएं हैं। 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था की बात की गई। आपसे क्वेश्चन आएगा कि कौन से वेद में वर्ण व्यवस्था की बात कही गई है? तो आप ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था की बात की गई है। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र की बात की गई है। विश्वामित्र ने इसकी रचना की थी। अस्तोमा सदगमय ऋग्वेद से लिया गया है। अभी आप बात करेंगे सत्यमेव जयते, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ठीक, सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। मंडल की संख्या 10 है। सबसे आखिरी मंडल 10वां मंडल है, जो सबसे लास्ट में जोड़ा गया था, नवीन मंडल। और 18 पुराणों की संख्या कितनी है? 18, 108 उपनिषद है। ठीक, अब इसके बाद हम बात करेंगे ऋग्वैदिक काल की समाज की। वैदिक काल के समाज के बारे में हम बात करेंगे। इसका समाज कैसे था, किस प्रकार से यहाँ पर व्यवस्था थी। इसमें गाय का वर्णन किया गया है। गाय को अघन्य माना गया है। अघन्य का मतलब होता है न मारा जाने वाला जीव। या न मारने योग्य जीव। अब इसमें हम बात करेंगे भारतीय जो वैदिक संस्कृति के समय जो समाज था, समाज की बात करेंगे। समाज में जो परिवार होता था, कुल होता था। देखिए, समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार होती थी, कुल। इसका मुखिया पिता होता था। इसके बाद परिवार से मिलकर ग्राम बनता था। ग्राम का मुखिया ग्रामीणी होता था। ग्राम के बाद ग्राम से मिलकर एक विष बनता था। विष का मुखिया होता था विषपति। उसके बाद विष से मिलकर जन बनता था। जन का मुखिया होता था राजन। राजन और जन से राष्ट्र की उत्पत्ति होती थी। ठीक, तो समाज की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई, समाज की सबसे छोटी इकाई होती थी कुल। कुल या परिवार कह सकते हैं। ठीक, कुल या परिवार। परिवार का मुखिया कौन होता था? जो परिवार का मुखिया होता था पिता। ठीक, अब यह कुल या परिवार से ग्राम का निर्माण होता था।
और ग्राम परिवार से मिलकर ग्राम बनता था और ग्राम का मुखिया ग्रामीणी होता था। ठीक, अब ग्राम से विश्व की उत्पत्ति होती थी। विश्व, ग्राम से मिलकर विश्व बनता था और विश्व का मुखिया होता था विश्वपति। विश्व से मिलकर जन बनता था। ठीक, विश्व से मिलकर जन बनता था और जन का मुखिया होता था राजन। और जन के बाद जन से मिलकर राष्ट्र का निर्माण होता था। ठीक, जन से मिलकर राष्ट्र का निर्माण होता था। अब इसके बाद हम बात करेंगे युद्ध के बारे में कि युद्ध, इसमें आर्य जो थे युद्ध प्रिय होते थे, इनका सबसे प्रिय युद्ध होता था। और युद्ध का वर्णन किसमें मिलता है? ऋग्वेद के 7वें मंडल में। ठीक, ऋग्वेद के 7वें मंडल में युद्ध का वर्णन होता है। और आपसे हम बताएंगे इसमें विश्व में जल के लिए लड़ा जाने वाला प्रथम युद्ध, जो कि आपका परोशनी नदी के तट पर होता है। परोशनी नदी को हम इस समय वर्तमान में किस नाम से जानेंगे? रावी नदी के नाम से। युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में होता है। 7वें मंडल में इसका वर्णन होता है। 7वें मंडल में वर्णन होता है किसका? दशराग्य का युद्ध। किसका? दशराग्य का युद्ध। और यह कहां पर होता है? परोशनी नदी के तट पर। परोशनी नदी के तट पर। और यह युद्ध किसके किसके बीच होता है? पहला 10 जनों, जिसका सबसे महानतम और शक्तिशाली राजा होता है पुरु। ठीक, ये जन के बीच होता है, इसका शक्तिशाली राजा जो होता है पुरु। और इसके बाद दूसरा सुदास के बीच। कौन थे? सुदास। दशराग का युद्ध जन और सुदास के बीच में होता है, जिसमें से पुरु जो सबसे महानतम राजा होते हैं दूसरे पक्ष के, यह हार जाते हैं और सुदास जीत जाते हैं। और कालांतर में इन्हीं दोनों के बीच मैत्री हो जाती है। पुरु और सुदास के बीच मैत्री हो जाती है। मैत्री होने के बाद एक नए कुल का निर्माण होता है, जिसका नाम होता है पुरु। ठीक, जिसका नाम होता है पुरु। कालांतर में पुरु और सुदास के बीच मैत्री होने के बाद एक नए वंश का स्थापना होता है, जिसका नाम होता है पुरु। ठीक, अब इसके बाद हम बात करेंगे इनका आगमन कहां से हुआ था। ये कहां के मूल निवासी थे, जो कई विद्वानों का मत है, एक लोगों का मत नहीं है। आर्यों का आगमन। आगमन में सबसे पहले हम बात करेंगे या इनके बारे में दयानंद सरस्वती जी ने, दयानंद सरस्वती जी ने एक मत दिया था कि यह कहीं और के नहीं, तिब्बत के निवासी हैं, तिब्बत से आए थे। और मैक्स मूलर साहब ने कहा था यह मध्य एशिया के हैं। इनका निवास स्थल कहां से है? मध्य एशिया। ठीक, और कई सारे लोगों के मत हैं, तो हम उनके बारे में बात नहीं करेंगे। सिर्फ दो मेन कि दयानंद सरस्वती साहब ने क्या कहा था आर्यों के बारे में, इनका आगमन कहां से हुआ है? तिब्बत। और मैक्स मूलर ने कहा था मध्य एशिया के निवासी थे। ठीक दोस्तों, यहीं पर इसका समापन करते हैं और इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जो आपको मेन टॉपिक था वो हमने आपको बता दिया और इसके बाद हम दूसरे टॉपिक के साथ मिलेंगे।